नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च जब करीब होता है, आप सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है इस दिन, और जब ये पास आने लगता है तो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, बहस मुबाहिसे शुरू हो जाते हैं। शायद ये एक मौका भी होता है जबकि हम बड़ी गहराई से इस मामले में चिंतन करें, मनन करें और देखने समझने की कोशिश करें कि आधी आबादी हमारी कैसे जी रही है, उसके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन ये बात भी दीगर है कि ये बात महज एक दिन की नहीं है। बहरहाल आइए उन आवाज़ों को सुनने की हम कोशिश करें, वो आवाज़ें जो कहीं दूर दराज के गांव में कहीं गुम हैं, उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें जो कहीं मिट्टी कूट रही हैं, कहीं खेतों में काम कर रही हैं, कहीं दफ्तरों में काम कर रही हैं, चौका बासन कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, परिवार को देख रही हैं। वो आवाज़ें जो पीड़ित हैं, वो आवाज़ें जो दबाई गई हैं, वो आवाज़ें जो कहीं ना कहीं कांप रही हैं और वो आवाज़ें जो संघर्ष कर रही हैं। ये तमाम आवाज़ें जो स्त्रियों और नारियों और महिलाओं की आवाज़ें हैं, आज इन महिलाओं को चर्चा में सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान, हमारी पावर वुमेन बैठी हुई हैं इस समय। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ रीति पाठक हैं जो कि मध्य प्रदेश से भाजपा की युवा सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीति जी आपका। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता मित्तल जी हैं जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस को भारत में इंट्रोड्यूस करने में पायनियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ मृदुला गर्ग जी बैठी हुई हैं जो कि जानी मानी हिंदी की लेखिका हैं और अपनी अनकन्वेंशनल राइटिंग के लिए जानी जाती हैं। मृदुला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रीति मोंगा जी हैं। प्रीति मोंगा जो कि दृष्टिबाधित जरूर हैं लेकिन वो बहुत बड़ी उद्यमी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, लेखिका हैं और भी बहुत कुछ है। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मोंगा जी। और हमारे साथ मीतू खुराना है। मीतू खुराना भी एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं जो कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट में जिन्होंने पहला केस फाइल किया है और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं अपनी बच्चियों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मीतू खुराना आपका चर्चा में। और हमारे साथ और एक दमदार आवाज रंजना कुमारी हमारे साथ, महिला एक्टिविस्ट और डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई 8 मार्च की अभी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आइए आगे बढ़ने से पहले, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम महिलाओं से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर और उनकी आवाजों पर जिनकी हम बात कर रहे थे उस पर जरा एक नजर डाल लें। बात महज एक दिन की ही नहीं है, बात महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार केंद्र में रखने की है। लेकिन समारोह के तौर पर एक दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी खासा महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मुद्दों और उनकी अधिकारिता का आकलन करते हैं और उनकी मौजूदा स्थिति की दशा और दिशा की पड़ताल करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तमाम क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन समाज की मौजूदा संरचना को देखते हुए ये बदलाव नाकाफी ही साबित होते हैं जब हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, अत्याचार और भेदभाव को देखते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोगुना इजाफा हुआ है। हर 2 मिनट में एक अपराध दर्ज होता है। तकरीबन हर घंटे के दौरान 10 घरेलू हिंसा के मामले, 3 अपहरण, 3 बलात्कार और 5 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हो रहे हैं। हाल के समय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती वारदातों को देखते हुए एनसीआरबी ने महिला अपराधों में 3 और अपराध शामिल किए हैं। इनमें बलात्कार का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना और घरेलू हिंसा शामिल हैं। 2012 की दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश देखा गया, जिसके बाद महिला कानूनों में बड़े बदलाव भी हुए। महिलाओं में सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। पहले की अपेक्षा अब महिलाएं अपने विरुद्ध नाइंसाफी को उतना बर्दाश्त नहीं करती और उसको रिपोर्ट कराने में भी गुरेज नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद समाज के स्तर पर अभी बहुत बदलाव आने बाकी हैं। समाज की संरचना अभी भी पितृसत्तात्मक ही है, मानसिकता पुरुष प्रधान ही है। सवाल यही है कि ये कब बदलेगा, कैसे बदलेगा या फिर कभी बदलेगा भी। तो आइए इन गूंजती आधी आबादी की जो आवाजें उनको सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रीति पाठक बैठी हुई हैं जो कि मध्य प्रदेश से युवा भाजपा की हैं। रीति जी, पॉलिटिक्स में महिलाएं जातिवादी नहीं है, उनको लगता है कौन जाएगा, लेकिन आपने ये कर दिखाया। पहले तो आपको बधाई भी हमारी तरफ से कि आप इस एरिया में कूदी। ये बताइए कितना मुश्किल था ऐसा करना, या आपको लगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ?
सबसे पहले तो अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप में इतना आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से आप जब किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसमें सफल ही होते हैं। और भले ही आपके सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ हो, और जैसा मेरे साथ हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास के साथ अगर हम निकले तो सारी कठिनाइयां आसान हो जाती जी। अक्सर महिलाओं के साथ में ये लग जाता है कि साहब क्योंकि पति शायद इनको चलाते होंगे, पिता चलाते होंगे, भाई चलाते होंगे, कोई और चलाता होगा, शायद उसी से ये चल चल के आगे बढ़ी हैं। क्या इस तरह की बातें आपको भी सुनने को मिली? वैसे आज मैं सांसद हूँ, और सांसद के पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही। और जिला पंचायत अध्यक्ष का काम ही होता है, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों से संबंध उसका होता है सीधा। तो जब मैं गांवों में जाया करती थी तो खैर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हूँ। और ऐसा महसूस करने के का जो कारण है वो मेरा परिवार है, मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरे मायके वाले भी। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ, आज आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। पर वहाँ पर जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद जब मैंने गांवों का भ्रमण किया और वहां मैंने देखा कि आज भी महिलाएं घूंघट में, जिनको सरपंच बना दिया गया है, जिनको उप सरपंच बना दिया गया है, और जो सचिव भी हैं वो भी घूंघट में ही रहकर अपने गांव के, अपने घर के अंदर हैं, और बाहर पर आकर अगर उनके पतिदेव चला रहे हैं, ससुर जी चला रहे हैं, तो वो चीजें मेरे लिए दुखद थी। और उन चीजों को मैंने बहुत कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण में लाने की कोशिश भी की। डॉक्टर सुनीता मित्तल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनीता मित्तल, आप तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ काम भी आपने महिला स्वास्थ्य से जुड़े हुए चीज़ों पर किया है, आवाज़ भी उठाई है। ये बताइए कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो महिला को लगता है कि जैसे मुझे अपने स्वास्थ्य से क्या लेना देना, मैं अपने बच्चों का स्वास्थ्य देखूं, अपने घर वालों का देखूं, पति का देखूं, सबका देखूं, अपने मामले में वो बहुत पीछे रहती है। किस तरह से देख रहे हैं आप आज, जबकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, समझती भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक सही परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के मामले को देखना चाहें तो आप महिलाओं को आज कहाँ पाती हैं? आपने बहुत मुद्दे की बात कही है कि महिला परिवार की धुरी होती है, पर फिर भी वो अपने आप को सबसे पीछे रख लेती है। जब भी आती है न्यूट्रिशन, पोषक भोजन, वो पहले अपने बच्चों, पति को खिलाती है, अपना खाए या नहीं खाए। जब आती है कि स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है तो अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करती रहती है। आज भी हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको 2-2 साल से सिम्टम्स हो रहे होते हैं, कैंसर होता है, पर शाई फील करती हैं या सोचती हैं अपने ऊपर क्यों खर्चा कराना है, तो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती रहती हैं। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कराई है। तो यहीं पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वही महिला जो परिवार की धुरी होती है, अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तभी तो वो अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहेगी। तो इस दिवस पे मैं ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज महिलाओं को देना चाहूंगी कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समाज के लिए। हम हमेशा कहते हैं ये एक पुरुष प्रधान देश है, हम ये भूल जाते हैं कि अ मैन इज ऑल्सो बॉर्न आउट ऑफ ए वुमेन, otherwise a man cannot be born. So in the same context the woman has to realize her own importance. Don't try to superpower man but think you are no less. अभी रीति जी ने कहा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे, मैं जो डिसाइड करती हूँ, मैं चाहती हूँ सारी महिलाएं इसी तरह से सोचें कि जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे। और उसमें उनका सबसे पहला मुद्दा ये आना चाहिए कि अगर मुझे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है तो मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना है। जब स्वास्थ्य होगा तभी कुछ कर पाएंगे। हमारे तो हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो मैं तो सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस समय बच्चा गर्भ में है उस समय से लेकर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्भ में अपनी डाइट को अच्छा रखिए। अगर आपके गर्भ में एक लड़की पल रही है, वो लड़की अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आगे जाके वो उसके बच्चों की हेल्थ अफेक्ट होगी। जब वो पैदा होती है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, क्योंकि उसी ने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देना है। ये जो हम बात करते हैं कि गर्ल चाइल्ड का नेग्लेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट है वो जनरेशंस पे आएगा।
अगर हम गर्ल चाइल्ड के स्वास्थ्य का नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो जनरेशन्स हेल्दी होंगे हमारी। तो अपनी लड़कियों को हेल्दी रखिए, उनको पोषक आहार दीजिए, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि हमारे यहाँ कितनी महिलाएं जो है एनीमिक होती हैं, कितनी % महिलाएं, और आपने तो एडोलसेंट्स गर्ल्स के इसके ऊपर पूरा काम किया है कि खून की इतनी कमी होती है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप बच्चे को जन्म कब दें ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो इसे देखते हुए तो स्थितियां बहुत विकट है महिला के लिए। महिलाओं की स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं, और इसके लिए मैं समाज के अलावा पार्टली महिलाओं को भी दोष दूंगी कि वो खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं। उनको अधिक रक्तस्राव होता रहता है माहवारी में, फिर भी ये नहीं सोचती हैं कि हमें चेकअप कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। आयरन की गोलियां लेने से कतराती हैं। इनफैक्ट हेल्थ सेंटर में उनको फ्री गोलियां दी जाती हैं तो भी खाती नहीं है, फेंक देती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे देश में इस समय 85% महिलाएं जो हैं वो अनीमिक हैं। बताइए 85%। हमारे साथ मृदुला गर्ग जी बैठी हुई हैं। मृदुला जी, आप तो किरदारों को गढ़ती हैं, जाहिर है ये किरदार जो हैं वो हमारे समाज से ही उठ के आते हैं, वहीं से ही खड़े होते हैं। ये बताइए कि इन किरदारों में जो सजीव बोलते हुए आपके जो चरित्र हैं जो इस समाज से आते हैं, उसमें महिलाओं को आप आज कहाँ पाती हैं? 3-4 पहलू हैं ये जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और किरदार भी वहीं से आते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं मानती हूँ कि परिवार की मुखिया स्त्री होती है, क्योंकि आप चाहे इतिहास को देखिए, अपने मिथकों को देखिए या आज को देखिए, जब मान लीजिए विस्थापन होता है तो औरत ही खाने पीने का किसी तरह बंदोबस्त करती है। कोई बीमार होता है तो औरत ही तीमारदारी करती है। बहुत कम परिवारों में पुरुष ऐसा करते हैं। मगर जो सशक्तिकरण की जब बात होती है तो मैं 3-4 पहलू हैं उसके। पहला पहलू तो खैर है ही आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसके लिए जरूरी है कि शिक्षा हो और रोजगार उपलब्ध हो। शिक्षा, जब स्कूल नहीं है तो बेटी को आप कैसे पढ़ाएंगे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर स्कूल मानक स्कूल है नहीं, गांव कस्बों में छोड़िए, शहरों में भी नहीं है, बस्तियों में। और दूसरी बात कि जब शिक्षा हो तो भी रोजगार मिल जाए जरूरी नहीं है। तो सबसे 2 जरूरी बातें हैं, रोजगार उपलब्ध हो, शिक्षा हो, तभी आर्थिक आत्मनिर्भरता हो सकती है। दूसरा पहलू है सामाजिक मानसिकता का, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, कि जब कोई स्त्री सफल हो जाती है अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो हम या तो कहते हैं कि उसे पुरुष का संरक्षण प्राप्त है, उससे वो हुई है, उसने कोई अनैतिक काम भी किए हैं जिससे वो सफल हुई है, या हम यौन अनाचार दुराचार द्वारा उसको उसके पद से स्खलित करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं। यानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि औरत सफल हो रही है। इसी से ये तीसरा मुद्दा उठता है सुरक्षा का, कि आप शिक्षित हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं, जैसा इन्होंने अभी कहा, और हर तरह से आपके पास पद, पदवी, प्रज्ञा, बुद्धि सब कुछ है, फिर भी आप सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं भी नहीं करती, न परिवार के अंदर, जब तक आप युवा हैं परिवार के अंदर भी आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, ना परिवार के बाहर। और इसके लिए फिर वही सामाजिक मानसिकता आड़े आती है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता। क्यों यौनिक हिंसा बढ़ रही है? बड़ी अजीब बात है कि जैसे जैसे स्त्रियां जागरूक हो रही हैं और जैसे जैसे वे खुलकर सामने आ रही हैं, वैसे वैसे यौनिक हिंसा बढ़ रही है, क्योंकि पुरुषों को ये बर्दाश्त नहीं है कि आप सफल हो रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको ये बर्दाश्त करना सीखना होगा। और चौथी बात जो है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अकेली स्त्री का सशक्तिकरण नहीं हो सकता जब तक समाज में जो अनेक और दलित वर्ग हैं, जो भी अभावग्रस्त वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो। तो स्त्री और पुरुष का सशक्तिकरण एक साथ होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है। जी, हमारे साथ प्रीति मोंगा बैठी हुई हैं। प्रीति जी, आप मतलब कहते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं जिनमें आप काम करती हैं, ये बताइए कि ये ऊर्जा पहले तो कहाँ से आती है आपके अंदर, इतने सारे विविध कामों को आप जो अंजाम देती हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि ऊर्जा कहाँ से आती है। ये ऊर्जा एक ही जगह से आई है कि क्योंकि मैं बचपन से ही दृष्टिबाधित रही हूँ, और इस समाज ने हमेशा, मैंने कुछ भी किया, इस समाज ने हमेशा मुझे या तो बेचारी कहा और या फिर ये कहा कि क्योंकि तुम दृष्टिबाधित हो इसलिए तुम कामयाब होती जा रही हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक
ये एक डिग्निटी की, एक अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन की जगह दिलाने के लिए मेरे अंदर एक आग हमेशा होती थी कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने आप खड़े होना है, और इस समाज भले जो भी कहे, एटलीस्ट मुझे अपने 2 वक्त की रोटी कमा के खुद खानी है, ताकि कोई मुझे उन दृष्टिकोणों से ना देख सके। तो ये एक से एक फेलियर्स आते रहे, क्योंकि जैसे अभी मृदुला जी ने कहा कि समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता उस सच में, और ऊपर से एक महिला, ऊपर से एक विकलांग महिला, दृष्टिबाधित महिला, ये कैसे अपनी मतलब कैसे इसने ये कर लिया, कैसे उसने वो कर लिया, आज कैसे ये अपनी मर्जी से सोच रही है, अपनी मर्जी से काम कर रही है, दूसरों के लिए कर रही है, उसे किसी ना किसी पुरुष के नीचे होना आवश्यक है। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त एक चीज है जिसके अगेंस्ट मैं खड़ी हूँ, और मैं दूसरी महिलाओं को, और दृष्टिबाधित हो या विकलांग हो या किसी भी वर्ग से हो, मेरा मकसद सिर्फ यही है। मैं आज भी यहाँ क्यों हूँ? इसीलिए हूँ कि जितने लोग मुझे सुनेंगे, जितने लोग मुझे देखेंगे, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि अगर ये चैलेंजेस को लेते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो हमें भी बढ़ना है आगे, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत हद तक। हमारी अपनी जहां भी आज हम हैं, जब कुछ इतना सब कुछ है, हमें हिम्मत तो करनी होगी। जी प्रीति जी, आप फिटनेस की कंसल्टेंट हैं जी। जब आपको लोग देखते होंगे तो क्या किस तरह की बातें उनके मुंह से आपको सुनाई पड़ती है? बिल्कुल, कि कैसे स्टाइल मारती चलती है कैसे कपड़े पहनती है। ठीक है, अभी 57 की हो गई है, तुम तो फ्रॉड लगती हो, तुम अपनी उम्र गलत बताती हो। देखिए, मुझे बहुत सारी जैसे अब जैसी उम्र बढ़ती है, और वैसे भी बचपन से मुझे लूपस भी है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको फाइट करने के लिए मेरे हाथ में एक हथियार है, और जो सबके हाथ में है, हमको हिम्मत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कि जरूर किसी को ये मतलब अट्रैक्ट करने के लिए तुम ऐसे बिहेव करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी पर्सनालिटी है। प्लस अगर हेल्थ नहीं रहेगी, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, तो मैं और सबका क्या कुछ करूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे साथ डॉक्टर मीतू खुराना बैठी हैं। डॉक्टर मीतू खुराना, आपने अपनी बच्चियों के लिए अपने पति और अपने परिवार को कोर्ट आप ले गई हैं, और PCPNDT एक्ट में आपने पहला मामला उनके खिलाफ दर्ज किया, और तब से लगभग 7-8 वर्षों से आप कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, आप अकेली नहीं है, आपके साथ और भी महिलाएं हैं जो इस तरह की लड़ाइयां लड़ रही हैं कहीं किसी कोने में। कैसे आप उनकी आवाजों को आज देखती हैं और कैसे सुनती हैं, और अपनी जो संघर्ष आप कर रही हैं उसके लिए आप क्या नाम देती हैं उसे? देखिए, ये जो PNDT एक्ट है, ये 1994 में पास हुआ था, और मेरी कंप्लेंट जो दर्ज हुई थी वो 2008 में हुई थी। तो मुझे भी ये बहुत मतलब लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि 1994 से 2008 यानी कि 14 साल में कोई लेडी आगे ना आई हो। पर जब मैं आगे आई तो जो मेरे को अथॉरिटीज का बिहेवियर मिला, जो अथॉरिटीज ने मुझे खुद बोला कि जाओ अपने हस्बैंड को बेटा दे दो, बेटा तो सबको चाहिए होता है, और मुझे क्रिमिनलाइज करा गया, मेरे को एज अ क्रिमिनल देखा गया और उनको एज अ बेचारा देखा गया। तो मुझे लगा कि बहुत ऐसी औरतें आगे आई होंगी पर उनको पीछे धकेल दिया होगा। हर स्टेज पे जो हमारा पेट्रियार्कल एटीट्यूड है उसके साथ लड़ाई करनी ही पड़ रही है। पर वो मेरे को यही लग रहा है कि अब जब ये आ गया है कि ये पहली औरत है, तो एक बुरा एग्जाम्पल ना सेट हो, ताकि और औरतें जो आगे आना चाहती हैं उनको हिम्मत मिले। तो इसलिए मैं अपनी लड़ाई को उसके ठीक जगह पे पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ कि ये ना हो कि कल को कोई और औरत आ गया है तो उसको बोल दिया करे देखो एक उठी थी बैठ गई है। तो मीतू जी, आपकी ट्विन्स डॉटर्स थी, क्या हुआ था आपके साथ, अगर आप हमें संक्षेप में बताएंगे? मतलब मेरे को धोखे से मेरा सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवा लिया था। मेरा किडनी अल्ट्रासाउंड की जगह उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन करके मेरे हस्बैंड इन लॉज को बता दिया था, जिसके बाद मेरे ऊपर अबॉर्शन के लिए बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हुआ था, और इतना हो गया था कि फिर मुझे अपना ससुराल छोड़ के मायके आना पड़ा। पर मैं इसमें यही कहूंगी कि ऐसी हालत में कि एक प्रेग्नेंट औरत है, सपोज टू बी ऑन बेड रेस्ट है, हस्बैंड साथ में नहीं है, इन लॉ साथ में नहीं है, ऐसी अगर मेरे माता पिता ने भी उस वक्त मेरे को बोल दिया होता नहीं तू जा वैसे ही करवा, तो शायद आप एक नॉर्मल एक लेडी को देखिए तो उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस बचती ही नहीं है। जब वो बाहर आने की कोशिश करती है उसको सोसाइटी कहती है वापस जाओ। इवन आप
हमारे लॉ में देख लीजिए, हर पुलिस, हर कोर्ट सबसे पहले कहता है तुम्हारी फैमिली है, मीडिएशन कर लो, साथ में रहने की कोशिश करो। कितने केसेस आते हैं मीडिएशन से लड़की वापस गई और उसके बाद जाके उसको जला दिया गया या उसको मार दिया गया है। तो यहाँ पे मतलब ये कि हमारे देश में मेरी जैसी औरतों को सपोर्ट देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अगर फैमिली नहीं आगे आती तो शायद मैं खुद भी ये लड़ाई आगे तक नहीं लड़ पाती 2 छोटी बच्चियों के साथ। जी, आज आपकी लड़कियां कितनी बड़ी हो गई हैं? आज 11 साल की हो गई। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां उन बच्चियों के लिए। बहुत खूब। रंजना कुमारी जी हमारे साथ हैं। रंजना जी, इतनी सारी महिलाओं को आपने सुना, महिलाओं से जुड़े हुए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए ये एक आध प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है। कहाँ देख रही हैं आज आप, किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? ये देखिए, जो 7वां दशक आज़ादी का है और संविधान ने महिला को बराबर की नागरिकता का हक दिया और हमें 7 दशक लग गया है ये देश को बताने में कि हम समान नागरिक हैं, समाज में भी और परिवार में भी, कि हम समान हैं। ये कहने के लिए इतना संघर्ष, अलग अलग तरह का संघर्ष, लेखिका का संघर्ष, डॉक्टर का, राजनीतिज्ञ का, माँ का संघर्ष, और ये जो सारे संघर्ष हैं, ये एक तरह से मैं इसको एक शुभ चिन्ह मानती हूँ समाज के लिए। मैं निराश भी नहीं हूँ और मन की बात कहूँ तो आप भी जानती हैं और सब जानने वाले भी मुझे जानते हैं कि ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये जो आज जहाँ जिस पायदान पर हम समाज में खड़े हैं वहाँ बहुत कुछ पा भी चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने सब कुछ खोया है, शिक्षा पाई है, तमाम बड़ी संख्या में आज बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। हमने रोजगार के तमाम अवसर खुले हैं, औरतें रोजगार में पूरी, भले ही सड़क पर सीटी बजा रहे हैं आप हमारे ऊपर, बस में चिकोटी काट रहे हैं, या जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर बॉस है वो हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी महिलाएं बहादुरी से वहां पर जमी हुई हैं, अड़ी हैं, डटी हैं, लड़ रही हैं और उस स्थान को प्राप्त कर रही हैं। तो एक आत्मविश्वास की जो बात है, महिला के अंदर जो आत्मविश्वास है वो मैं देख रही हूँ। और साथ साथ में कानून हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन हुआ है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि राज्य को हम परिवार के अंदर घुसाएंगे, पारिवारिक हिंसा का कानून बना देंगे, पुलिस परिवार में आएगी और पकड़ के ले जाएगी, दहेज का कानून बन गया। उसी तरह से अगर आप छोटी मोटी छेड़खानी को समझते थे पहले कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो अब तो सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है, वो छोटी मोटी छेड़खान तो अब नहीं रह गई है। अगर करने की कोशिश करते हैं तो आप जेल जाएंगे, कानून साथ देगा। अब ये जरूर है कि अब जो अगली लड़ाई है उसको मैं बहुत गंभीरता से और मन की बात कहूंगी, और खासतौर से नीलम आपसे, कि ये जो लड़ाई है ये अब हमारी भागीदारी की लड़ाई है। वॉइस हमने जो हमारे, जैसे कहते हैं ना, जो हम 2 चीजें कि हमारा एक्सेस होना चाहिए, ये हमारा मूल अधिकार है क्योंकि हम समान नागरिक हैं। उसके लिए हमने वॉइस, जो हमारी आवाज है वो हमने बुलंद की है। लेकिन इस बुलंदी को अगर हमको उस सम्मान के साथ बराबरी का जीवन, अगर हमें इसको अपना मूल मंत्र बनाना है कि हमें सम्मान के साथ बराबरी का जीवन जीने का हक, क्योंकि जीने का हक भी मारा जा रहा है, आपने देखा मीतू के केस में। तो इसलिए ये जो अगली है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि सत्ता में हमारी बराबरी, संसद में आधी आधी महिलाएं बैठेंगी जिस दिन, उस दिन मैं मानूंगी कि हाँ, नागरिकता समान है और हमारे जो हक अधिकार हैं वो भी समान जी। और रंजना जी ने जो बात कही कि महिलाएं आज अड़ी हैं, डटी हैं, लड़ रही हैं, मुझे नहीं लगता ये दिन कोई बहुत दूर होने वाला है। ये दिन बहुत करीब और पास आता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे चर्चा में और तुरंत हाजिर होंगे, जनता जनार्दन के व्यूज को सुनेंगे। आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम चर्चा में। I'm Ishmi. I'm a teacher, but I'm an Indian first. I'm proud to help educate India. I pay my taxes to help build India. I'm Imtiaz. I'm a doctor, but I'm an Indian first. I'm proud to contribute to make India healthy and strong. I pay my taxes to help build India. I'm Indraneel. I'm an engineer, but I'm an Indian first. I'm proud to contribute to digital India. I pay my taxes to help build India. I'm Irene. I'm a businesswoman, but I'm an Indian first. I'm proud to contribute to the Make in India mission. I pay my taxes to help build India. We are Indians. We pay our taxes and are proud to help build India. You too can contribute. Pay your advance tax by 15th of this month. एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है।
क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। भैया ये खराब वाला निकालिए, दूसरा डालिए। पापा। अरे मुन्नी को तो तेज बुखार है, मैं ये काम निपटा कर आता हूँ, तुम इसे अस्पताल ले जाओ। अस्पताल? नहीं। अरे? आप समझते नहीं है, इलाज कम, बीमारियाँ ज्यादा होती हैं वहाँ। ले जाइए बीबी जी, अस्पताल के हालात बदल रहे हैं। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। ये भी ना समझते ही नहीं। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। हाँ? इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। आप घर चले? सब ठीक? हाँ। मैंने तो कहा था अस्पताल चलते हैं, आप ही नहीं समझते। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। मैंने अपनी बुटीक के बारे में NSSO को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। NSSO मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है, बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला, कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या बोला? अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई चुनौतियों और उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से अब हमारी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म तक आ चुकी है और हमें कहां जाना है। आइए जरा जनता जनार्दन की नब्ज को टोले, वो क्या कहते हैं। जी हाँ, पहले लड़कियां। जी मैम, ऐसा भी होता है कि जब वुमेन ही एक वुमेन दूसरी वुमेन की ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। इस ससुराल में जब कोई औरत जाती है, अगर बहुत सारी जब बहुएं अपनी बहू की बात कर रही हैं एग्जैक्टली हाँ, तो सास बहू जब अपनी बहू अपनी आवाज उठाना चाहती है तो सास ही जो होती है वो अपने बेटों को बोलती है कि ये कैसे आवाज उठा सकती है, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं, तुमसे अगेंस्ट। मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दिलवाऊंगी आपको रंजना जी से। मुझे पता है वो क्या बोलेंगी, लेकिन अभी नहीं। ओके, समझ गया आपकी बात। ओके हाँ, आप बताइए। हाँ जी मैडम। मैं बोलना चाहूंगी कि औरतें सबसे ज्यादा सपोर्ट उनकी फैमिली से मिलता है, इसलिए अगर औरतें अपने बच्चों को ऐसे पालें कि वो लड़के हो तो उनको ऐसे पाले कि ये लड़की तुम्हारे संरक्षण में नहीं है, तुम्हारे बराबर है। हमारे परिवार में पाला जाता है संरक्षण में, और वो संरक्षण कभी कभी हमारी बाधा बन जाता है विकास में। ओके,
ओके मैम, जैसे कि मैम ने बोला कि जैसे कि हम पार्टिसिपेट ने बराबर के जितने लेडीज हैं जितने जेंट्स हैं बराबर हूँ, ऐसे ही दिया नहीं जाता है। मेट्रो में क्या होता है कि एक डिब्बा दे दिया, आपने हाफ हाफ कहाँ दिया, कहाँ सामान का दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ इतना मतलब आप चाहती हैं आपको डिब्बों में रखें? नो मैम, क्यों, हर जगह। ये तो एक फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे मैम ने बोला तो मैंने बताया कि रिजर्वेशन में कैसे एक अपॉइंटमेंट 3 दे दिया आपको, क्या कर रहे हैं कि आपको तो कुछ दे ही नहीं रहे। एजुकेशन में दे दिया, नाम मात्र के लिए दे दिया, किताबों में लिख दिया, संविधान में लिख दिया, पर क्या हकीकत में है? आप रूरल एरिया में जाके देखिए, जिस एरिया में मैं खुद रहती हूँ उसमें खुद नहीं है। मैं खुद अपनी फैमिली में एक ऐसी गर्ल्स हूँ जो यहाँ तक आई हूँ उठ करके, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। सैल्यूट करते हैं हम आपको। जी हाँ, आप बोलेंगी क्यों? अब तो बोलना पड़ेगा, आज तो बोलना पड़ेगा, बताओ। मैं स्पोर्ट्स से हूँ बेसिकली, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मैं खेलने गई हूँ, नेशनल खेला है मैंने वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल? तो, हाँ जी। अच्छा। तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होता है। कभी कोई भेदभाव इस तरह का? हाँ, बसेज में जैसे आने जाने के लिए, मेरा कॉलेज जो था वो उत्तम नगर में था, तो उस टाइम पे बहुत सारी परेशानी होती थी क्योंकि कई बार होता था कि सीट्स के लिए हमें आगे पीछे होना पड़ता था, और जो जेंट्स थे वो बिल्कुल हमारे क्लोज आके खड़े हो जाते हैं। किस तरह की फिक्र कसते हैं लोग, खासतौर से जो खिलाड़ी लड़कियां होती हैं उन पे? हाँ जी, तो उस पे ये कि मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी जाना नहीं है स्पोर्ट्स में, या फिर बाहर जाओगे तो उसके लिए कई परेशानी, आने जाने की, रात को आने में परेशानी तो इन सब चीजों के तो लिए खेल क्यों खेलना है? हाँ, आ रही जैसे कि इन्होंने कहा कि आपने बताया सास बहू, जो सास बहू की आपस में झगड़ा होता है ना, लड़ाई होती है, दरअसल जरूरी नहीं है कि वो जो एक सास अपनी बहू को ताने मार रही है वो औरत है तो क्यों मार रही है। दरअसल वहाँ पर भी क्या है, पैट्रियार्की काम करती है, क्योंकि वहाँ पर जो सोच है वो जरूरी नहीं है कि जो लेडीज है वो फेवर में ही होगी, क्योंकि जो पैट्रियार्किकल चली आ रही है माइंडसेट लोगों का, उस पर वो लेडीज होने के बाद भी उस पर वो हावी होता है। सही कह रहे हो भाई। हाँ, इधर जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ मुद्दों को उठा दिया जाता है, कुछ मुद्दों को दबा दिया जाता है। अभी बरेली में देखा, जैसे दामनी कांड हुआ तो वहाँ पे जैसे बस के अंदर हुआ था, उसी पर बरेली में देखा गया कि वहाँ पे गन्ने का मतलब करके मतलब उसको मार दिया गया, और फिर भगाना रेप कांड 3 साल तक मतलब जंतर मंतर पे बैठे पड़े और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये देश में क्या हो रहा है? जिस प्रकार पहले हम देखते थे कि इतिहास में देखते आ रहे हैं कि शूद्रों का जिस समान मतलब स्थिति थी उसी समान महिलाओं को भी रखा गया, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से हो। जी रंजना जी, पहले तो एक रिएक्शन आपके, जो भी बात कह रहे हैं खासतौर से कि हमारी जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और जाहिर है जो माइंडसेट है वो पितृसत्तात्मक ही रहता है, चाहे वो महिलाएं भी क्यों ना हो, लेकिन महिला को ही महिला के खिलाफ एक दुश्मन की तरह खड़े कर दिया जाता है। हाँ, दोनों से एक रिएक्शन। जी रंजना जी, पहले अभी हाल में बड़ा अच्छा रोचक दृश्य था जब औरतें आ रही थी कहने की मंदिर के अंदर हम जाएंगे। हाँ जी। और महिलाएं ही वहाँ खड़ी की गई थी उनसे लड़ने के लिए। ये एक तो किसने उन महिलाओं को खड़ा किया था? अब इसी से उसका राज खुलता है कि जो इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की है, पुरुष सत्ता पुत्र प्राप्त हुआ तो हमारा सम्मान परिवार में बढ़ेगा, ये औरत के मन में होता है क्योंकि उसको सम्मान तभी मिलता है। तो ये जो मन की सोच है, ये गंभीर बात है कि ये जो इतने सालों से हम पितृसत्ता में जीते चले आए हैं तो उनके मूल्यों को हमने अपने में निहित किया हुआ है, और हमें लगता है कि थोड़ी बहुत जब हमें पावर मिलती है तो वैसे ही मिलेगी, बराबरी तो नहीं है, तो इसलिए ही ये होता है। मुझे नहीं लगता है कि अगर पुत्र और पिता का उसमें कोई रोल ना हो, कोई भूमिका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी डॉक्टर मीतू, आप क्यों औरत को ही दोष दे रही हैं? जी मैं ये कह रही हूँ कि जब एक बच्ची पैदा होती है वो शुरू से अपने घर में क्या देखती है कि पहले भाई को खाना मिलेगा फिर मेरे को मिलेगा, माँ बाप का पिताजी का जूठा खाएंगी, पिताजी हर रोज पीकर आएंगे, माँ को मारेंगे। तो जब तक वो बड़ी होती है उसके माइंड में ये एक इंटरनलाइजेशन हो जाती है कि एक औरत होना पाप है। तो वो जो है वो जब वही बात हो रही है कि, और जब एक ही घर में देवरानी जेठानी है, एक के 2 बेटे और एक की 2 बेटियां हैं, तो उसको डाउन करा जाता है जिसकी बेटियां हैं, और करने वाली भी वही सास है जिसने खुद शुरू से वही शोषण देखा है, तो उनको वही पता है। और ये तो एजुकेटेड क्लास में भी अभी देखा जा रहा है कि एजुकेटेड क्लास भी कहती है कि क्या हो गया, बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए होता है। तो वो माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। जी रीति जी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, जाहिर है जैसे कह रहे हैं कि संपन्न इलाकों में भी है, ग्रामीण इलाकों में भी है, शिक्षित लोगों में भी है, अशिक्षित लोगों में भी है, मतलब उसकी कोई वो नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा इसे बहुत कड़वा अनुभव है। अच्छा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये चीजें शायद खत्म होते होते बहुत समय लगेगा, और ऐसा अभी भी है और ऐसा शायद आगे भी रहेगा। आदरणीय मृदुला जी की बात का मैं समर्थन करती हूँ कि बराबरी तभी होती है कि जब हम सशक्तिकरण दोनों पक्ष की ओर से बातें करेंगे।
तो इसके लिए अभी वो छोटी बिटिया ने भी बोला कि क्या दिया हमें, एक डिब्बा दे दिया मेट्रो में, और फिर हम बराबरी की बातें करते हैं, और रंजना जी ने भी यही बात की। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा टाइम आने वाला है इसमें। खैर, हम अपने प्रयास में हैं, आगे हैं, और मुझे लगता है हम बेहतर स्थिति में हैं अभी आज के समय में जी। पर कुछ गैप है, और इसमें माइंडसेट वाली जो बात है उस गैप को पूरा करने में सहायक ओके, एक डॉक्टर साहब कुछ हाथ उठा रही हैं, उनकी एक रिएक्शन छोटी सी। जी डॉक्टर साहब, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं ना, हाँ जी, जो मैं देखती हूँ, जितने संपन्न परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, बहुत पैसे वाले परिवार हैं, वो ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। या तो उनको लगता है हमारी प्रॉपर्टी को कोई इनहेरिट करे, वो कभी अपनी लड़की के लिए नहीं सोचते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट गांव का एक किसान मेरे पास आके कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, दूसरा बच्चा है मेरी पत्नी के पेट में, मैं जानना चाहता हूँ क्या है, मेरे पास एक बेटा है। मैंने कहा तुम फिर क्यों जानना चाहते हो? बोला मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरा बेटा हो गया तो मेरे खेत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो गाँव वाले अभी भी नहीं सोचते हैं। जी जी, हाँ फटाफट, हाँ जी, जल्दी छोटा छोटा। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से सरोकार रखता हूँ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, और जो कानून है उसे अपने काम ढंग से करना चाहिए। एक सोच और परिवर्तन करना पड़ेगा महिलाओं में। जो महिला, जैसे अभी डब्बे की बात बता रहे थे कि महिलाओं को एक डब्बा दिया हुआ मेट्रो में, वो आपका आरक्षित है। जनरल पे कहाँ लिखा हुआ है कि जेंट्स का है? वो भी तो आप बैठ सकते हैं, उसपे भी तो बैठ सकते हैं आप, उसमें कहाँ लिखा है जेंट्स का? ये हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि सोच के बदलाव से और एजुकेशन की दृष्टि से, जैसे मैंने अभी MP से आई हुई अभी सांसद को सुना, मैडम को सुना, तो उसमें हमें जो 50% पंचायतों में रिजर्वेशन मिला है, इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब लोकसभा में 33% की जगह वो 50% हो और उसे आगे बढ़ाए। मैं सबसे पहले नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि पुरुष वर्ग पे तो वैसे ही थोपा जा रहा है, लेकिन महिला ही महिला का शोषण कर रही है। अरे साहब, ये तो गलत है। हाँ ओके जी, कौन बोलेगा? हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो लड़के और लड़कियों में होता है, लेकिन मेरी फैमिली में उल्टा है। मुझे ज्यादा प्रेफरेंस मिली है हमेशा स्टार्टिंग से ही। लड़कों से भी अच्छी तरह से रखा गया है, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, करियर, लेकिन एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर यू गेट मैरिड। अच्छा, वहां पे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो उस स्टेज पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड आर यू इक्वल। ओके ओके, और कौन बात करेंगे? हाँ मैम जी। मैम, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि चर्चा होती है कि घर में लड़की हुई है तो हमें उसको अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे से बड़ा करना है, आगे जाके फैमिली अच्छे से चलाएगी, और सोसाइटी जिसे कहते हैं धुरी है परिवार की। तो संस्कारों की बात हम लड़कियों के लिए करते हैं हमेशा। अगर हम संस्कारों की बात लड़कों के लिए करना शुरू कर दें तो शायद बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है, और पूरी संभावना है। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, इसमें एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बेटे के जैसा बनाया, कहते हैं कि नहीं? कहते बेटे के जैसा पाला, उसको उतना ही मजबूत पढ़ा, देखा ना बेटी को बेटी, पर कभी नहीं कहते कि हमने अपने बेटे को बेटी के जैसा बनाया। उसी तरीके से क्या होता है ना कि जो पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं तो महिला पढ़ गई, आत्मविश्वासी हो गई, सब कुछ आ गया, लेकिन वही समाज, वही पुरुष, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्टिल एक ना सुनना एक पुरुष को एक महिला का बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ पर असुरक्षा आती ही आती है। मैं भी एक चीज कहना चाहूँगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इसमें। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मैं इतनी जो बात हो रही है उसका एक अपवाद कहना चाहती हूँ, जिससे शायद लोग कुछ उत्साहित महसूस करें। जब मेरी माँ गर्भवती हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मनाती मानी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। और ये कोई सशक्तिकरण नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद हमारे परिवार में हम 5 बहनें थीं और हम सबको हमारे पिता ने पाला। हमारी माँ को बच्चे खास पसंद नहीं थे, हमारे पिता ने पाला, हमको कहानियां भी मर्दों ने सुनाई। अच्छा। और हम सबको हमारी टीचरें कहती थी कि तुम जरूर अकेली औलाद हो, हर लड़की ऐसे पढ़ी बढ़ी। तो मैं यहाँ जितने लड़के बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आप बाप बनेंगे ही और कुछ ना बने
बाप तो बनेंगे। तो अपने लड़कियों को ऐसे पालें जी, और अपने बेटों को ये सिखलाएं कि तुम लड़कियों की इज्जत इसलिए नहीं करो कि वो तुम्हारी बहन, बेटी, माँ है, ये है, वो है, इसलिए कि वो इंसान है और तुम्हारे जैसा इंसान है। बिल्कुल मैम ने बिल्कुल ठीक कहा। और हम क्योंकि वी आर फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर ओनली, वी आर टीचर्स, तो हम लोग जब क्लासेस में जाते हैं तो बच्चों को सीधा और साफ शब्दों में यही बात बोलते हैं कि यू पीपल आर द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अकेला इंसान अगर हम इस जगह इसको ब्लेम गेम की तरह छोड़ के कि उसने नहीं किया और उसने नहीं किया, एक एक जगह पर जो जहाँ पे वो वहीं पे काम करना शुरू कर दे, हर कोई इंसान इस प्रॉब्लम से लड़ सकता है। ओके जी, Actually, we need to stop the comparison between the girl child and the boy child. We just need to stop it. We just need to treat the child as a child. It's your child. It's not a girl. I have a girl child. I have never treated her like that. She's my child, and I have never allowed anybody to say that she's a girl child. बहुत बढ़िया बात है जी। Ma'am, I am blessed with 2 sons, and I also really wanted that my second child should be a daughter. But I have 2 sons, and since beginning I am grooming up like that कि आपने इज्जत देनी है, and you are the ones who have to protect them. Okay, great. मैम मैं रंजना जी से अग्री करूंगी, बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस हैं, हमें सिर्फ देखने की जरूरत है और सिर्फ प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। जैसे अभी मुंबई हाई कोर्ट ने अभी कुछ रूल निकाला है कि बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ लड़का नहीं लेगा, लड़की जो शादीशुदा है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज है, आसपास हो रही है, हमें सिर्फ देखने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूंगी कि हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, हमें उस माइंडसेट को चेंज करना है। लेडीज का एक जो बना हुआ है कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे आने वाला कल जो है वो बेहतर होगा, उसको छोड़ना और आगे बढ़ना। सेकेंड थिंग, एजुकेशन, सिर्फ हमें एजुकेशन लिटरेसी प्राप्त नहीं करनी है, उसको एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है दहेज की समस्या। आजकल लड़के 40-40 साल के हो जा रहे हैं, उनको इच्छित दहेज न मिलने के कारण उनकी शादी नहीं हो रही है, और लड़कियां भी 28 से ऊपर हो जा रही हैं, उनकी भी शादी नहीं हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो प्रभावपूर्ण कानून बनाए और दिखाने के लिए सैद्धांतिक कानून से महिलाओं का और कानून के साथ साथ अपने घर में ये आवाज उठाएं कि नाम दहेज देंगे ना लेंगे। जी बोलिए। दूसरा बात ये कि जब महिलाएं काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे वो एक परिवार में जब एडजस्ट होती हैं या बच्चे जब हो जाते हैं। क्योंकि मैं कई डॉक्टर्स या इंजीनियर्स जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, वी गिव ब्रेक इन आवर सर्विसेज, तो वो जो है वो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इशू बहुत बड़ा होता जा रहा है आजकल, तो उसके लिए भी कोई ना कोई अरेंजमेंट्स होने चाहिए। प्लस एजुकेशन ऑफ कोर्स इज द की। मैम जैसा कि हम सुन रहे हैं कि बदलाव बदलाव बदलाव, सर ने भी कहा बदलाव, शिक्षा में बदलाव, हर चीज में बदलाव तो जरूरी है, पर बदलाव करेगा कौन? हम और आप जैसे लोग। तो शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बच्चा एक सोशल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, तो सोसाइटी और पेरेंट्स सबसे ज्यादा सीख एक बच्चे को, एक बेटे को देने की जरूरत है कि वो बाकी लड़कियों का भी सम्मान करे। जी हाँ मैम। मैं ये कहती हूँ कि जैसे चाहे हमारा सोसाइटी है या ये दुनिया है, किससे है? सिर्फ लेडीज से है, मतलब महिला से है। तो अगर महिलाएं इस बात को समझ लें कि हमारे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती और हम इम्पोर्टेंट हैं बजाय कि पुरुषों से, तो शायद मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस या जो भी बात मैम ने कही हम अपने में लाएं, तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई साहब, अब आपको मौका दे दें। Ma'am, even in the presence of laws in the state, there is no deterrence on the devil minds. So there should be reforms, there should be stringent capital punishment reforms in the case of laws in our government. We are seeing that the citizens or the families on individual levels, everyone is playing their parts, but state also has to play their parts on their role. बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्य को तो ये काम करना ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने घरों में करना होगा, अपने दिमागों में करना होगा, अपने परिवारों में करना होगा। महिलाओं और पुरुषों को बैठकर इसके बारे में सोचना होगा और आगे कदम बढ़ाने होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे। यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमान उस छोटे से ब्रेक के बाद अब देखते रहिए चर्चा। I'm Ishmi. I'm a teacher, but I'm an Indian first. I'm proud to help educate India. I pay my taxes to help build India. I'm Imtiaz. I'm a doctor, but I'm an Indian first.
I'm proud to contribute to make India healthy and strong. I pay my taxes to help build India. I'm Indraneet. I'm an engineer. But I'm an Indian first. I'm proud to contribute to Digital India. I pay my taxes to help build India. I'm Irene. I'm a businesswoman, but I'm an Indian first. I'm proud to contribute to the Make in India mission. I pay my taxes to help build India. We are Indians. We pay our taxes and are proud to help build India. You too can contribute. Pay your advance tax by 15th of this month. अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। भैया ये खराब वाला निकालिए, दूसरा डालिए। पापा। अरे मुन्नी को तो तेज बुखार है। मैं ये काम निपटा कर आता हूँ, तुम इसे अस्पताल ले जाओ। अस्पताल? नहीं। अरे आप समझते नहीं, इलाज कम, बीमारियाँ ज्यादा होती हैं वहाँ। ले जाइए बीबी जी, अस्पताल के हालात बदल रहे हैं। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। ये भी ना समझते ही नहीं। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। आप घर चले? सब ठीक? हाँ, मैंने तो कहा था अस्पताल चलते हैं, आप ही नहीं समझते। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। किशोर अवस्था हम सबकी जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या? बोला। अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? आप पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हमने यहाँ बहुत सारी उन आवाजों को सुना, वो आवाजें जो अपनी एक बात रख रही थी, जो कह रही थी, अपने भविष्य की ओर देख रही थी, और क्या कुछ इस भविष्य में महिलाओं के लिए होना है उसके बारे में भी उन्होंने उसे अंडरलाइन किया है। फाइनल कमेंट्स में हमारे विशेष मेहमान क्या कहते हैं, आइए जरा उनकी भी सुन लें। रंजना जी, फाइनल कमेंट्स में क्या कहेंगी आप? एक दिन संसद में सुना है चर्चा होगी, सिर्फ महिला MP बोलेंगी,
तो कितनी महिला एमपी हैं, तो बढ़ाइए संख्या, आधी आधी संसद को महिला एमपी। तो जो विमेन रिजर्वेशन बिल रुका हुआ है उसको 50% करके और पास किया जाना चाहिए। एक सीरियस मुद्दा है और जब तक वो नहीं होता है तब तक ये सिंबॉलिक चीजें होती रहेंगी और सचमुच सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों का ये सामूहिक जो सशक्तिकरण का संघर्ष है वो जारी रहेगा। डॉक्टर मीतू खुराना, हमारे लिए कंट्री में लॉस तो बहुत है पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी मिसयूज का ज्यादा सोचते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में पीएनडीटी एक्ट में 12 से 14 कन्विक्शंस हो चुकी हैं और एक्ट कहता है कि कम से कम 3 साल की जेल होगी और कन्विक्शन में उनको क्या दिया गया, 1000 रुपए का फाइन। जबकि हर एक सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में कल भी डॉक्टर पकड़ा गया, उसने 16,000 रुपया मांगा एक सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में। तो ऐसे क्राइम के लिए 1000 रुपए का फाइन उस डॉक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह सारे केसेस में छोटे छोटे लूप होल्स पे केसेस को खत्म कर दिया जाता है। एंड व्हेन देयर इज नो पनिशमेंट देयर इज नो फियर ऑफ द लॉ। जब लॉ का फियर नहीं है तो क्राइम नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि इसमें हर मतलब जो डॉक्टर्स है वो पैसे के लिए कर रहे हैं, माँ बाप को बेटियां नहीं चाहिए इसलिए वो कर रही हैं और कोई नेगेटिव इन्फोर्समेंट है ही नहीं, पनिशमेंट है ही नहीं। चाहे आप ये ले लें, चाहे आप दहेज के लिए ले लिए। पहले जब एक औरत जाती है पुलिस में सबसे पहले सोचा जाता है कि ये मिसयूज कर रही है, सही यूज करने से पहले सोचा जाता है मिसयूज कर रही है। तो ये हमें सोचना है कि हर एक औरत जो आती है आगे उसके पीछे कितनी हजारें हैं जो आगे नहीं आ पाती। जी प्रीति जी, फाइनल कमेंट्स। सबसे पहले तो हमें अगर अधिकार चाहिए और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, सबसे पहले हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। हर महिला को, हर लड़की को अपने अंदर से वो ताकत निकालनी पड़ेगी कि मैं अपने लिए तो लड़ूं, अपने राइट्स तो मैं खुद लूं, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रही हूं। इसका मतलब है मेरी राइट्स को, मेरी जो राइट्स हैं उनको मैं खुद लूं। और इसके साथ अगर आपको राइट्स लेनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी लेनी और मेहनत उस तरीके को करनी। बिकॉज महिलाएं बहुत टिमिड हैं, बहुत हम अपने आप को पीछे कर लेती हैं। जितने मर्जी हम लोग एम्पावर्ड हैं, हम लोग अपने आप को सोचती हैं कि हम एक कदम मर्दों से पीछे रहें, तो ऐसा नहीं है। हम भी उतनी जिम्मेदारी लेके साथ चलें। किसी भी चीज से ये नहीं कि अरे रात को गाड़ी चलानी मैं कैसे चलाऊंगी, ऐसा नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी उठा के अपनी ड्यूटीज जैसे हम पूरी करते हैं और अपने लिए खुद लड़ना है हमको, क्योंकि तू मैं लड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, गाड़ी निकल जाएगी। मृदुला जी, मैं एक नागवार सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब महिला सशक्त हुई, मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बनी, तो क्या किसी महिला ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया? कोई ऐसा दृष्टांत है? अगर नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि जब आप सशक्त हों तो ऐसा परिवर्तन लाएं। डॉक्टर मित्तल, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, पर अभी भी हम देखते हैं कि घरों में ऑलमोस्ट 40% विमेन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं, क्योंकि मेन अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं। तो मैं तो यहाँ जितने पुरुष हैं और जो सुन रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप महिलाओं को, वो महिलाएं आपसे ऊपर नहीं आना चाहती, पर आप भी उनसे ऊपर होने की कोशिश ना करें, उनको बराबरी का दर्जा दें। वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही तो आप रखिए, देखिए कि वो न्यूट्रिशन वो भी लें। वो आपके खाने पीने का ध्यान रख रही है, आप उनका रखिए। आप उनके अनीमिया का ध्यान रखिए, उनके कोई स्वास्थ्य समस्या है उसका टाइम से इलाज कराइए। तो मैं चाहती हूँ कि महिला पुरुष सशक्तिकरण हो उनका, कि वो अपनी महिलाएं जो उनके कांटेक्ट में हैं उनका ध्यान रखें, वो ज्यादा जरूरी। जी रीति पाठक जी, फाइनल कमेंट्स। नीलम जी, हम लोग बहुत सारी चर्चाएं की, हम लोग ने बहुत सारे क्षेत्र में काम करने वाली सभी बहनों ने चर्चाएं की। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा सबका उद्देश्य एक ही बात है कि सशक्तिकरण महिलाओं का कैसे होना है, हम लोग अपने व्यूज क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है। मुझे लगता है एक चीज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं आप अब तो खैर शायद हम लोग कुछ उस उम्र में है जो शायद ये सारी चीजें नहीं कर सकते, पर करवा सकते हैं। हमारी जो बेटियां हैं यहाँ पर, बेटे भी हैं यहाँ पर, तो नेचुरली एक चीज ये, जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो हमें पता नहीं होता कि वो बेटा है या बेटी है, तो उसको कम से कम क्यों ना हम ये सोच कर कि ये आने वाला बच्चा हो सकता है मेरी बेटी हो,
तो सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रयास तो यही होगा, और बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं लगना, ना किसी का समय लगना है, ना पैसा लगना है, ना धन लगना है, ना बल लगना है, ना सामर्थ्य लगना है। तो मुझे लगता है आज ऐसी चर्चा से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी चर्चा का बहुत सकारात्मक एक रिजल्ट निकलकर सामने आता है। कभी हम सभी में कभी किसी में एक जोश भर जाता है, किसी में कुछ एक नए विचार आ जाते हैं। लड़कियों ने अपने अपने विचारों को साझा किया है यहाँ पर कि मेरी शादी होने के बाद ऐसा और वैसा, पर मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उदाहरण सशक्तिकरण का ये है जो आपके हाथ में है। और मुझे लगता है इसको आज हमको यहीं से शुरू करना होगा, अपने से, खुद से, ये कि हम दूसरों तक पहुंचा सके, और आपसे ये कि जो आप नए भविष्य के सपने संजोए यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बेटियों को बचाने का सबसे बड़ा काम, पहला प्रयास आप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है रीति। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि आज हम डटे हुए हैं और हटेंगे नहीं, क्योंकि हटने के लिए हम आए नहीं हैं। रास्ता हमारा भी आगे निकलना है और हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल फुल स्पीड इस समय पकड़ रही है, और हम कोशिश करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं वो हम जरूर अपनी उन सब उम्मीदों को पा लेंगे। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेरों बधाई। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए।